यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल वीकेंड था आप लोगों का, है ना? एंड संडे को बहुत बच्चे वेट करते हैं कि उस दिन क्लास जरूर आए, बट मुझे लीव लेना पड़ा। मेरी गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी। आई होप कि आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड कौन से लेक्चर पे थे? लिवरेज। अगर ये रेगुलर लेक्चर होता तो मैं एक आध दिन का लीव लेता, है ना? बट प्रॉब्लम ये है कि फास्ट ट्रैक है और आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग का कोर्स खत्म करूं। ठीक है, आइए जरा। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने बोला था आपको कि रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होगा रिटर्न ऑन एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी भी नाम से आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस करेक्ट। ये क्या है? तो ये तो इक्विटी इज अर्निंग, इतना इक्विटी कमा रहा है। ठीक है, और ये क्या है? एक्स्ट्रा जो है डेट की वजह से, एक्स्ट्रा रिटर्न टू इक्विटी ड्यू टू डेट कैपिटल। समझ में आ रहा है? जहां पे लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला था रिटर्न ऑन एसेट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, लेकिन चलिए एवरेज ना सही तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देना। एवरेज के डेटा के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों देना चाहिए। एंड नोटिंग में क्या कराई थी कि इफ रिटर्न ऑन एसेट इज ग्रेटर देन केडीटी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ये अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव फिगर आएगा और ये बढ़ेगा। इट हैज, या फिर लिख दो फाइनेंशियल लिवरेज हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। सिमिलरली अगर ये कम हो कि डेट से जितना कॉस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, उससे कम हम आगे इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म एक जो है इन्वेस्टमेंट करके 10% रिटर्न जनरेट कर रही है, पर डेट का जो कॉस्ट है वो 12% है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा डेट के लिए। वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इक्विटी से ही तो जाएगा। तो इस केस में फाइनेंशियल लिवरेज हैज निगेटिव इम्पैक्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, चलिए। वेयर केडीटी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना तो 1 माइनस टी कर दीजिए। ठीक है चलो, इतना आपने देखा। मैंने बोला था अगर प्रीफरेंस कैपिटल भी हो तो तब रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड ये निकलेगा रिटर्न ऑन एसेट प्लस डेट से जो एक्स्ट्रा कमाई हो जा रही है इक्विटी को वो, प्लस प्रीफरेंस को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जा रही है वो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, चलो ये क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न ड्यू टू डेट, डेट की वजह से इक्विटी को जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, और ये प्रीफरेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। प्रीफरेंस कैपिटल। एक क्वेश्चन कराऊंगा आगे जहां डेट और प्रीफरेंस दोनों दे रखा हो। ठीक है चलिए,
लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पे थे? चलो, मई 22 का क्वेश्चन किया था, अभी करते हैं दिसंबर 21 का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को बिफोर एग्जाम भी, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी कि पैट दिया हुआ है 5% ऑफ सेल, इनकम टैक्स 50% है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है 4, 10% डिवेंचर कैपिटल है। बताइए 30 लाख का डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000। एंड वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 6 लाख। पूछा क्या है? एक नंबर में ये पूछा है कि कंप्लीट करो ये स्टेटमेंट, यानी कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और ये बन जाए तो दूसरे नंबर में लीवरेज बताइए, थर्ड नंबर में कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाई 5%। पता है कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूले में आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो इस रिलेशन को यूज करके हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है ये, दिसंबर 21, हमें दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑन सेल्स, लेट डिनोट सेल्स बाय एस, सेल्स को एस से डिनोट करते हैं। फिर पैट क्या होगा? 10% ऑन सेल्स प्लस इसमें टैक्स जोड़ देंगे तो पीबीटी आएगा। टैक्स कितना है? जितना ये 50% है ना रेट, तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटने के बाद आधा पैट आया है, तो पैट और टैक्स सेम ही होगा, 50% रेट है तो 10% ऑन सेल, तो ये आ गया। सॉरी 5% रेट है क्या? हाँ जी 5%। चलो ये आ गया 10% ऑन सेल्स, इसमें इंटरेस्ट जोड़ोगे कितना है? 30,000, तो ये पीबीआईटी आएगा 30,000 प्लस 10% ऑन सेल्स। वर्किंग नोट चल रहा है अभी, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। वर्किंग नोट 2 देखो जरा, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है कितना? 4। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी। चलिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स को हमने ES माना है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, पीबीआईटी बताओ। ये रहा इक्वेशन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे अगर S का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? 12 लाख आना चाहिए। हाँ जी, देयरफॉर सेल्स तो पता चल गया 12 लाख।
अब बताओ पीबीआईटी निकल जाएगा क्या इसमें डाल के? पुटिंग वैल्यू ऑफ सेल्स इन इक्वेशन 1, पीबीआईटी इज इक्वल टू 30,000 प्लस 10% ऑन सेल्स। करेक्ट। चलो अब आते हैं मेन सॉल्यूशन पे। सबसे पहले क्या बोला है इनकम स्टेटमेंट को फिल करने को? लिखो जरा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। सेल्स ये, वेरिएबल कॉस्ट ये, कंट्रीब्यूशन ये। इसमें से फिक्स कॉस्ट घटेगा, पीबीआईटी आएगा, ये इतना है, निकाल रखा है ऑलरेडी, तो ये बैलेंसिंग फिगर। इंटरेस्ट, करेक्ट। टैक्स घटाओ, ये आ गया पैट। टैक्स का रेट कितना है 50%। ठीक है। दूसरे में पूछा है लिवरेज निकालिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेज, कौन कौन सा लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज, क्या है? पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी। चलो दूसरा कंबाइंड लिवरेज, दो तरीके से निकाल सकते हो, जो मन वो करो। एक ऑपरेटिंग लिवरेज टू फाइनेंशियल लिवरेज, 4 इंटू 1.25 ये आएगा 5। दूसरा तरीका है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीटी, फार्मूला लगा के। जो मन में आए जिस तरीके से वैसे करो, दोनों मत करना बस एग्जाम में। सी नंबर में पूछा है अगर सेल्स में 5% चेंज आए तो ईपीएस में कितना चेंज आएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाई 5%। करेक्ट। आइए जरा इसको भी करने का दो तरीका है। एक डिग्री ऑफ लिवरेज से, डिग्री ऑफ लिवरेज से कैसे करेंगे हमें पता है, कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ठीक है, ये चेंज का सिंबल है, पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे भी करोगे तो चलेगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और ये दिया है हमने निकाला है ना 5, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। परसेंटेज चेंज इन सेल दिया है 5, 5 5 जा 25, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आएगा 25%। यानी कि इफ सेल्स इंक्रीज
बाई 5%, EPS विल इंक्रीज बाई कितने से बढ़ जाएगा 25%। सेकेंड मेथड, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। सेकेंड मेथड मत करना, इसमें टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, ये जो टाइम लगेगा इसमें, एंड आपको एग्जाम में करना क्या है, कम टाइम में बनाना है। क्या बोल रहा है, सेल्स 5% से बढ़ाइए, बढ़ा दो सेल्स 5% से। रिवाइज सेल्स 12 लाख है, 5% से बढ़ेगा तो आ जाएगा 12,60,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट ये 50% है, यहाँ देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सेल्स का 50%, तो सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है ना, करेक्ट। इसमें से इंटरेस्ट घटाओगे कितना, 30,000 पीबीटी आएगा, बताओ। कितना आएगा पीबीटी, 1,50,000। इसमें से टैक्स घटाओगे 50%, तो पैट आएगा 75,000। पूरा ईपीएस करने की जरूरत नहीं, पैट में कितना परसेंट चेंज है देखिए जरा। पैट पहले था 50, पहले था प्रॉफिट 60,000, अब कितना प्रॉफिट है 75,000। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ शेयर दिया भी नहीं है और हमें जरूरी भी नहीं है। देखिए 75,000 माइनस 60,000, 15,000 बढ़ा है, ओरिजिनल था 60,000, इंटू 100 करो, 25% आ रहा है। तो यानी कि अगर सेल्स को 5% से बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट 25% से बढ़ रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट जितने परसेंट से बढ़ता है ना, ईपीएस भी तो उतना ही परसेंट से बढ़ेगा। प्रॉफिट और ईपीएस में फर्क क्या है, प्रॉफिट इन टोटल है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो पर शेयर प्रॉफिट को बोलते हैं ईपीएस, है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, दो तो लिवरेज ही पूछा है, ईपीएस पूछा है एंड अर्निंग एल्ड पूछा है। ये यहीं पे रिवाइज हो जाएगा। वैसे भी हम लोग रेशियो चैप्टर इसके बाद करने वाले हैं, तो दोबारा इसकी डिस्कशन होगी वहां पे। अब जरा पढ़ो फटाफट से, XYZ लिमिटेड का डेटा है, देखो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, ठीक है, ठीक है। 12% बॉन्ड दे रखा है, 30 लाख का डेट है ये। सेल्स दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दिया है क्या, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज दिया है, पीबी रेशियो दिया है, मार्केट प्राइस दिया है शेयर का, एंड इनकम टैक्स रेट दिया है। लिवरेज पूछ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट जरा बना ले। ये है क्वेश्चन जनवरी 21, Jan 21। चलो फटाफट से वर्किंग नोट्स करते हैं। सेल्स हमें दे रखा है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अगर घटता है कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट घटता है पीबीआईटी आएगी, उसमें से इंटरेस्ट घटाओगे
पीबीटी आएगी चलो जरा, सेल्स कितना है 84 लाख, पीबी रेशियो है 25%, सेल्स है 84 लाख एंड ये कितना है 25%। पीबी रेशियो क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन कितना है सेल्स का, तो ये तो 75% होगा। कर लो जरा, 84 का 25% कितना होता है, अच्छा अब वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा फिर, चलिए फिक्स कॉस्ट देखो कितना है 7,50,000, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये रहा 12% बॉन्ड, ये रेट लगा दीजिए, तो 30 लाख का 12%, 3,60,000। अगर ऐसा ही होता है ना, तो फाइनेंशियल लिवरेज क्यों दिया है, जब भी मैंने बोला था फाइनेंशियल लिवरेज क्वेश्चन में अलग से दे तो उसको यूज करना है आपने, ठीक है। और फाइनेंशियल लिवरेज को जरा यूज करके देखते हैं इंटरेस्ट कितना आता है, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी और 1 पॉइंट पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, इससे क्या पीबीटी निकल जाएगा, बिल्कुल 971,223, ये अगर यहाँ पे डालते हैं 971,223 तो इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा, कितना आएगा 378,777। लेकिन जो लोन दिया है डिवेंचर उसका इंटरेस्ट कितना था, सिर्फ 3,60,000। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि फाइनेंशियल लिवरेज निकाल के ये डालना है आपको जब फाइनेंशियल लिवरेज दे, बिकॉज इंटरेस्ट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बताया सिर्फ लोन के बारे में है पर कोई और भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, हो सकता है कोई दूसरा भी लोन हो जो डेटा में नहीं दिया, पर डेटा अगर फाइनेंशियल लिवरेज अलग से दे तो उसको यूज करके आपको पीबीटी निकालनी है और इंटरेस्ट डालना है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। चलिए ये तो वर्किंग था, पूछा क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी, कितना है कंट्रीब्यूशन, ये रहा, पीबीआईटी बताइए 13,50,000, 1.56। कॉम्बाइन लिवरेज पूछा है, इसके दो तरीके, एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज कर दो, देखो जरा ऑपरेटिंग लिवरेज 1 पॉइंट वैसे ऐसे आया था, मैंने राउंड अप किया है, राउंड अप ना करे तो कितना आता है 4 डिजिट अगर ले तो 2.16, वैसे भी पॉइंट में आ रहा है, ठीक। अगर फॉर्मूला से करे तो इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी, करेक्ट। अच्छा पूरा फार्मूला ये नहीं है, पूरा फार्मूला तो माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1/t, ठीक है। मतलब बिफोर टैक्स, बट प्रॉब्लम ये हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें प्रीफरेंस डिविडेंड है नहीं, होता तो मैं ये फार्मूला लगाता, तो इसको मैं मिटा दूं, चलिए कंट्रीब्यूशन ये रहा एंड पीबीटी कितना है, तो ये है 971,223, करके देखो यही आ रहा है,
आगे क्या पूछा इसके बाद, ईपीएस। आपको पता है अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, ये निकलता है वैसे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पर पैट के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड घटता है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आता है। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है ही नहीं, तो पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितना है पैट, देखो, चलो यहां से टैक्स भी घटा दो तो ये आ जाएगा पैट। कितना है टैक्स, टैक्स का रेट है 30%। 971,223 इंटू 0.3 291,367 679 856, ये है पैट। चलिए नंबर ऑफ शेयर देखो, कितना है, तो 50 लाख तो है शेयर कैपिटल, और शेयर का ये क्या है, खुद से 10 नहीं लेना है, हमेशा क्वेश्चन में देखना कई बार 10 दिया होता है, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, कई बार 100 भी देता है। 100, 2 जीरो काट दो, फिर बचा कितना, 50,000। $13.60। थर्ड में देखिए क्या लिखा है, अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला है ईपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। आज हम किसी शेयर को खरीदने जाए तो फेस वैल्यू पे मिलेगा क्या, नहीं, मार्केट में जो प्राइस है उतने पे मिलेगा, करेक्ट। अब कोई इंसान है उस मार्केट प्राइस को पे करके खरीद तो लिया, पर उससे ये पता करना हो कि पर शेयर में कितना परसेंट कमा रहा हूं, तो देखो ईपीएस अर्निंग पर शेयर उस कंपनी का डिवाइड में मार्केट प्राइस की पर शेयर मैंने पे कितना किया, यह 13.6, मार्केट प्राइस 200 डिवाइड into 100, 6.8%। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़ने के बाद आपको डिग्री ऑफ लिवरेज प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो, सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट घटने के बाद कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट घटने के बाद ईबीआईटी, इंटरेस्ट घटने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सब चीज दे रखा है। फिर पूछा क्या है, पूछा है परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स इफ ईबीआईटी चेंज बाय 10%। बताइए, जितना ईबीटी चेंज होता है ना उतना ही पैट में चेंज आएगा और उतना ही ईपीएस में चेंज आएगा अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो, क्योंकि ईबीटी के बाद टैक्स घटता है और टैक्स के बाद आता क्या है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो जो आएगा पैट वो किसका आएगा, इक्विटी का। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो ऐसे भी क्वेश्चन में नहीं है, तो ईबीटी यानी कि आप मान लो ईपीएस वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये फाइनेंशियल लिवरेज में हमने पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो इसके लिए फाइनेंशियल लिवरेज अपने को पता होना जरूरी है, पहले लिवरेज निकालते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, नवंबर 20। वर्किंग नोट जरा करो, क्या लिखोगे,
कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेज। एक नंबर ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी। चलिए कंट्रीब्यूशन कितना है 3 लाख, पीबीआईटी कितना है 1 लाख। थ्री आया। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, ये कितना आएगा 75,000। अच्छा कंबाइंड लिवरेज बोले तो तीनों इसलिए निकाल रहा हूं, इस क्वेश्चन में तीनों की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। 3 इंटू 1.333 कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, राउंड अप कर देना। सबसे पहला पूछा है ईबीआईटी अगर 10% से बढ़े तो टैक्सेबल इनकम यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी पे टैक्स लगता है ना, कितने से बढ़ेगा। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम if EBIT increase by 10%। ध्यान से देखो जरा, लास्ट में क्या लिखा है, अल्सो वेरीफाई रिजल्ट इन ईच केस। सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करना ही है, वेरीफाई करके भी बताइए कि जो आप कर रहे हैं वो सही भी आया है कि नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, एक डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ाया था ना आपको, क्या पढ़ाया था, परसेंटेज चेंज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए ईपीएस ना लिख के ईबीटी लिख दूं, हाँ जी, क्यों, जितना ईपीएस में चेंज आएगा उतना ही पैट में आया होगा, उतना ही चेंज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आया होगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो वहां पे टैक्सेबल इनकम में, पैट में, ईपीएस में सेम ही चेंज आते हैं। कितना है फाइनेंशियल लिवरेज, कितना परसेंट चेंज लेना है 10%। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल टू 13.33%। वेरीफाई करे क्या, हाँ चलिए जरा EBIT को 10% से बढ़ाओ। अब पुराना EBIT कितना था इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, 1 लाख, 10% से बढ़ाइए जरा, न्यू EBIT कितना हो जाएगा 1,10,000। इसमें से इंटरेस्ट घटेगा तो EBT आएगा, करेक्ट। कितना इंटरेस्ट है 25,000, तो EBT जरा देखना, 1,10 में से 25 घटा 85,000 आए। कितना परसेंट चेंज आया, पुराना था 75, अब हो गया 85, तो परसेंटेज इंक्रीज देखोगे 85 हो चुका, पहले था 75, 10,000 डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू 100, 10 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 करिए,
13.33% चेक हो गया। दूसरे में पूछा है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ सेल्स इंक्रीज बाई 10%। परसेंटेज चेंज इन क्या है, ईबीआईटी, ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाई कितना, 10%। बताइए जरा ये कौन से रिलेशन में आता है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। करेक्ट। कितना है ऑपरेटिंग लिवरेज का, ये है 3 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई ये 10 दिया है, 10% चेंज करना है, तो ये आया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 30%। ठीक है। अगर हम वेरीफाई करें, जरा देखिए न्यू सेल्स कितना हो जाएगा, पुराना सेल्स था अपना 5 लाख, बढ़ाना है 30% से 5 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स बढ़ा अगर 30% से, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा 30% से, तो 2 लाख था ही, प्लस 30% करोगे तो 2,60,000 हो जाएगा। तो यह कंट्रीब्यूशन कितना, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है, कितना है 2 लाख, तो ये कितना आएगा 190। चलिए परसेंटेज इंक्रीज देखो कितना हुआ है, अभी 190 है, पहले कितना था 1 लाख, अभी कितना है 190, पहले 1 लाख था। ओह सॉरी, एक छोटा मिस्टेक हो गया नाम से। क्या मिस्टेक हो गई, इरेज कर लो इसको। मिस्टेक ये हो गई कि हमें सेल्स को 10% बढ़ाना था, फिर चेक करना था, तो ये तो 550 होगा, 220, क्या आएगा। परसेंटेज इंक्रीज देखोगे जरा, अभी 1,30,000 हुआ है, पहले था 1,30,000 से बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 करोगे 30% आएगा। करेक्ट। चलो थर्ड देखो, थर्ड है परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इज सेल्स इंक्रीज बाई 10%। सीधा ही कर देता हूं मैं, नोट लिख लेना ऊपर। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फोर है कंबाइंड लिवरेज, अच्छा परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना लेना है 10%, तो इस हिसाब से तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या टैक्सेबल इनकम 40%। करेक्ट। वेरीफाई करें क्या, सेल्स को 10% बढ़ाना है। करेक्ट, सेल्स को 10% बढ़ाओगे तो पता है ईबीआईटी कितना आएगा 1,30,000। कैसे पता चला, सर यहाँ पे भी सेल्स को हमने 10% बढ़ाया था, तो ईबीटी तो निकाल ही रखा है, उसी को यूज कर लेते हैं, लेस इंटरेस्ट, तो ईबीटी आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना है 25,000,
1,05,000 आया। बताइए परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना हो तो पहले 75, क्या आया 40%। ठीक है, वेरीफाई हो गया। बोला था वेरीफाई, तो हर एक सॉल्यूशन के बाद आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत चीज तो कॉमन है, जैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। सिर्फ इस रीजन की वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहने को तो ये भी सिंपल है। आओ जरा फटाफट से, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है, आओ जरा, आपको बैलेंस शीट दिया है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, नीचे डिटेल दिया है। द टोटल कंपनी एसेट टर्नओवर रेशियो इज 4। ठीक है, आपको पता है एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ये दे रखा है, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 60% एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है 60% है। किसका? तो हमेशा ये एक्सप्रेस्ड होता है सेल्स का, इसको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इनकम टैक्स रेट है। सबसे पहले तो बोला है कि लिवरेज निकालिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको जरा इरेज करता हूं। चलो सबसे पहले करते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, आइए जरा, इसे टर्नओवर रेशियो दिया है कितना? 4, और सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और एसेट देखो दे रखा है 6 लाख, ये आ जाएगा 24 लाख। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, करो जरा, लिखोगे सेल्स, कटेगा वेरिएबल कॉस्ट, ये दिया है 60%। फिर घटेगा फिक्स कॉस्ट, तो आएगा पीबीआईटी, इसमें से घटा दोगे इंटरेस्ट, पीबीटी। करेक्ट। चलिए, फिक्स कॉस्ट कितना है? ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है? बैलेंस शीट दिया है तो लोन भी दिया होगा। 10% डेट है, ये क्या है? 10% इंटरेस्ट रेट, 2,40,000 का 24,000 आएगा इंटरेस्ट।
टैक्स 30% है, दिया जाएगा पैट। करेक्ट। सबसे पहले पूछा है लिवरेज। बताओ जरा, ऑपरेटिंग लिवरेज लिखो। हमेशा जब बैलेंस शीट दे आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रेफरेंस कैपिटल दिया है। हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था, दिया होता तो दिया रहता यहाँ पे, क्योंकि अगर प्रेफरेंस कैपिटल दे तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको घटाना है, क्योंकि लिवरेज में प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज में। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी 9,60,000 7,60,000 कितना आएगा? फाइनेंशियल लिवरेज बताओ। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। पीबीटी देखो, कंबाइंड लिवरेज, ये आप कर दो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। बताइए। सेकंड में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, है ना। देखो, ईपीएस का फॉर्मूला होता है, ईपीएस कैसे निकलता है, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटेगा, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, ईबीआई में से इंटरेस्ट घटता है तो ईबीटी या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स घटता है, 1 - टी कर दो तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। करेक्ट। 3 केस में ईपीएस दिया है, अगर ईपीएस ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ईबीआईटी निकालिए। पहला केस है 1, ईपीएस अगर 1 होता है तो डालो इसमें, इंटरेस्ट 24,000, 1 - टी, टैक्स रेट कितना है 30, नंबर ऑफ शेयर देखो जरा, 1,80,000 है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है। ये आएगा 49,714, राउंड अप कर दिया मैंने पॉइंट्स ना लिख के। केस 2 में देखिए एपीएस इज इक्वल टू 2 कह रहा है, तो डालो ईबीआईटी कितना आएगा देखो, आफ्टर टैक्स। तो इस केस में ईबीआईटी आएगा
एंड केस 3 बोल रहा है EPS 0 रखिए। $24,000 करेक्ट। चलो ये आया, ये आया, और इसको भी राउंड अप कर दिया है। ये क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन हमने कर लिया है बुक का। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज का पहला क्वेश्चन जो बुक में मैंने डाला है यही है, सेम हमने कर लिया। अब देखिए 2 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, जरा इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। एंड एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो आसान है, हमने सिमिलर क्वेश्चन कर लिया है इसका, कुछ नहीं करना डिग्री ऑफ लीवरेज पे बस डालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब PBIT, रेवेन्यू मतलब वही सेल्स, बीटा ये इंपॉर्टेंट है जरा चलो इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूं क्योंकि एक छोटा सा चीज पूछा है, कर ही लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है इस फॉर्म का। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज परसेंटेज चेंज इन PBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक अब यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिया जो पूछा है, तो मेरे कराने लायक कुछ नहीं। बी नंबर पॉइंट देखो, यूज ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर्म हैज डिफरेंट बीटा। देखिए बीटा का मतलब को क्या होता है ना, सेंसिटिविटी ऑफ अ फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट। कहने का मतलब मार्केट में, इंडस्ट्री में, देखो मार्केट में अगर गिरावट या इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो हमारा फॉर्म कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है शेयर प्राइस फॉर्म का, उसको मेजर करने का इंडिकेटर है बीटा। रिस्क जो है ना 2 फैक्टर से होते हैं, एक तो इंटरनल जिसमें बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क था, एक एक्सटर्नल रिस्क होता है। एक्सटर्नल रिस्क की वजह से हमारा जो बिजनेस फॉर्म है वो कितना इंपैक्ट होगा ये मेजर करता है बीटा, कितना सेंसिटिव है मार्केट की वजह से, ठीक है। तो मार्केट रिस्क मेजर करने का एक इंडिकेटर है बीटा, ठीक है। देखना ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रिस्क सबसे ज्यादा किसका है, ये रहा, तो देखना बीटा भी इस कंपनी का थोड़ा ज्यादा है, ठीक। तो ये भी एक रिस्क इंडिकेटर है। ऑपरेटिंग रिस्क भी कंपनी का रिस्क मेजर करता है, ठीक है, ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो ये डायरेक्टली को रिलेटेड है, ये आपको लिखना है इस जो हमारे गिवन कंडीशन है उसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट बीटा उसी का है जिसका लिवरेज सबसे ज्यादा है एंड लिवरेज सबसे कम किसका है, ये रहा, देखो बीटा सबसे कम इसी का है। यही बस थोड़ा सा कंक्लूजन आपको लिखना था। एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा, सारे क्वेश्चन की वैरायटी हमने करा दिया आपको। हाँ जी ये क्वेश्चन, ये भी अभी मैं कराऊंगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा बहुत आपको रेशियो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है रेशियो। वो चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जब रेशियो देख लेंगे तो 2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9 रह गया किसका, एडिशनल क्वेश्चन का, वो मैं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ जरा न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर होगा रेशियो एनालिसिस। हैंड रिटन नोट हैंड रिटन नोट जो है, समरी नोट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको FM के लिए भी। एंड दोनों चैप्टर लिवरेज एंड रेशियो जैसे खत्म होते दोनों चैप्टर के नोट्स में एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ
सबसे पहले लिखते हैं कवरेज। क्या क्या पढ़ेंगे रेशियो के अंदर? तो रेशियो के अंदर कवरेज पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 तो थोड़ा बहुत मीनिंग देखेंगे, उसके बाद छोटी सी वर्किंग बताऊंगा जो काम आएगा आगे। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड देन कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। वो क्या होगा? टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में एक होता है फाइनेंशियल रेशियो, ये पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। कभी नहीं पढ़ा है तब भी इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं मैंने फास्ट ट्रैक से पढ़ाई किया है। रेगुलर जितना ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा, है ना। कहीं पे पढ़ा है और समझा नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतनी डिटेल में पढ़ोगे दोबारा समझ में आ जाएगा। पढ़ रखा है, समझ भी रखा है, याद करने में दिक्कत होती है ना रिटर्न रखने में दिक्कत होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतनी बढ़िया है, समझोगे खुद ही रिटेन हो जाएगा। इसमें दो आते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। दूसरा पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो, इसी को टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। थर्ड पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एंड लास्ट एक है मार्केट टेस्ट रेशियो। ठीक है। जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये हमें बताता है, एक काम करो जरा सा, इसको मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ। एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है। एक फर्म अपनी ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कितना कैपेबल है, अगर उसकी कोई ऑब्लिगेशन है, चाहे करेंट लायबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, वो पे कर सकता है कि नहीं, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, ये चेक करने के लिए क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो में दो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये चेक करते हैं एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म में कोई पेमेंट करनी है आपको, वो सारी चीजें पेमेंट करने के लिए फर्म की पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में पढ़ेंगे एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि जैसे कि बैंक को, सॉरी फर्म को लोन अपनी रीपेमेंट करनी है, लोन रीपेमेंट करने के लिए फाइनेंशियल्स कैसे हैं ये चेक करना हो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखेंगे। ठीक, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हमें बताता है कि फर्म की एबिलिटी कैसी है अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। ठीक है। एक्टिविटी रेशियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, यानी कि एक फर्म अपनी रिसोर्सेज को यूज करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैपेसिटी क्या है। एक्टिविटी रेशियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्सिमम जो एक्टिविटी रेशियो है कैसे, हायर द बेटर, कि ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। और उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें देखेंगे अर्निंग एबिलिटी को शो करता है, एक फर्म की अर्निंग एबिलिटी शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मार्केट टेस्ट रेशियो क्या बताएगा आपको, ये क्या है, रेशियो रिलेवेंट फॉर इन्वेस्टर, जो लोग
किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है कि उन किन रेशियो को ध्यान देंगे, वो है मार्केट टेस्ट रेशियो। ठीक है, चलो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जरा। चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस, करेक्ट। रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा। दो डाटा के बीच में क्या रिलेशन है उसको बोलते हैं रेशियो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक होता है नेट प्रॉफिट, करेक्ट, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। एक होता है सेल्स यानी कि रेवेन्यू। मान लो नेट प्रॉफिट 150 है, रेवेन्यू 1000 है, तो एक रेशियो बनता है नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कहता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। 150 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 15%। ये रेशियो कहता है कि जो फॉर्म है जिसकी ये रेशियो हम पढ़ रहे हैं, है ना, या कंपनी अपनी सेल्स का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट कमाती है। किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो 15% है, यानी कि वो कंपनी जितना भी सेल करती है लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका 15% उसको बच जाता है, सारे खर्चे वर्चे काट के टैक्स वक्त पेमेंट करने के बाद। ठीक है, सेल्स का 15%। ठीक। तो अब देखो ये एक फिनेंशियल डेटा है, नेट प्रॉफिट का एक डाटा ही तो है, ये भी एक डाटा है, और दोनों का एक रिलेशन हमने बता दिया कि नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब सेल्स का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट है। ठीक, तो इसको बोलेंगे रेशियो। कोई भी दो डेटा को मिला के अगर एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उस रिलेशन को बोलेंगे रेशियो। ठीक है, एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसको इंटरप्रेट करना डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ए है, उसका नेट प्रॉफिट रेशियो है 12%, और एक फॉर्म है बी, उसका नेट प्रॉफिट रेशियो 15%। इसका मतलब हुआ कि ए जो है ना उसको लास्ट में नेट प्रॉफिट कितना बचता है अपने सेल का 12%, एंड बी जो है उसका नेट प्रॉफिट रेशियो 15% है। अगर मैं आपको बोलूं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, और सारा चीज सेम है दोनों में, कौन सा कंपनी बेहतर है, आप किस में पैसा लगाना चाहोगे, तो आप हमेशा बोलोगे कि सर मैं बी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि और सारा और सारा चीज अगर सेम है, सारे रिस्क सेम है और सारे फैक्टर सेम है, तो हमेशा हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे ना जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर 20 100 रुपए का बेचेगा तो 15 रुपए प्रॉफिट बचेगी, पर एक 100 रुपीज का सेल करता है तो उस पर सिर्फ 12% यानी कि 12 रुपीज प्रॉफिट बचेगी। तो ज्यादा प्रॉफिटेबल नेट प्रॉफिट रेशियो के अनुसार कौन होगा? बी होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, और सारी चीजों को ध्यान ना दिया जाए और सारा पैरामीटर सेम है तो। ठीक है, अब ये देखो रेशियो का कंसेप्ट जो आप यूज कर रहे हो ना डिसीजन लेने के लिए, वो एनालिसिस वाला हिस्सा है। तो रेशियो मतलब इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा, एंड एनालिसिस जब जुड़ जाता है तो डिसीजन मेकिंग के लिए जब हम रेशियो को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। चलो, मैंने बोला था दो वर्किंग पढ़ेंगे। पहला कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, ये देखो मान लो ये ए लिमिटेड, करेक्ट। ये पीछे से फाइनेंस लेके आएगा, है ना, तभी तो आगे इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करने के बाद वैल्यू जनरेट करेगा कंपनी के लिए। ए लिमिटेड अपने इन्वेस्टर के लिए कैसे वैल्यू जनरेट करेगा? पीछे से पैसे लेके आएगा, हो सकता है इसका रेट हो 10%, आगे इन्वेस्ट करेगा, इसका रेट हो 15%,
और जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहा है ना अपनी कॉस्ट मीट करने के बाद, वो जनरेट करती है इन्वेस्टर के लिए वैल्यू। करेक्ट। और देखना, ये जो ए लिमिटेड है ना, ये दो सोर्स से पैसा ले आ सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स जैसे कि इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, लॉन्ग टर्म डेट से जैसे कि डिबेंचर, बैंक लोन, टर्म लोन हो गया, बॉन्ड हो गया। शॉर्ट टर्म से भी पैसा ले आ सकता है क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, बैंक ओडी हो गया। करेक्ट। देखना, जब हम लॉन्ग टर्म सोर्स से फंडिंग लेके आते हैं ना, तो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट में। आज हम शॉर्ट टर्म सोर्स से जो पैसा लेके आते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल में। ठीक है। आपके मन मन में डाउट आ सकता है कि सर क्या हम रिवर्स कर देंगे, कोई दिक्कत होगा क्या, कि शॉर्ट टर्म से पैसा लेके आए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, या फिर लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लेके आए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है वर्किंग कैपिटल में। ठीक, वर्किंग कैपिटल में सारे ही कवर्ड हो जाते हैं करेंट एसेट। ठीक है, करेंट एसेट लिख लो। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, हमेशा शॉर्ट टर्म का सोर्स का पैसा ही वर्किंग कैपिटल में डलेगा, और लॉन्ग टर्म सोर्स से जो पैसा आया वो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अब यहां देखो, अगर हम जैसे कि रिवर्स का एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट में पैसा डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट में, तो क्या हुआ देखो, इसकी तो मैच्योरिटी होगी कम, है ना। मान लो 3 महीने के लिए लोन लिया था, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट में पैसे डाल दिए, है ना, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट में, पर यहाँ से पैसे रियलाइज होगा लंबे पीरियड बाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 साल के लिए डाल दिया, अब देखो 3 महीने बाद जब मैं इसको पेमेंट करना होगा तो ये एसेट को बेचना पड़ेगा मुझे। और कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो ऐसे थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट करता है कि कल को 2 महीने 3 महीने बाद उस फिक्स एसेट को लॉस में बेच के आके लोन की रीपेमेंट कर रहा है, नहीं। हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बोरोइंग मैच्योरिटी पीरियड कम होती है, उसकी ऑब्लिगेशन को हमें मीट करना होगा, उस पैसे को हमें लौटाना होगा कम समय में, तो उसके लिए हम उस पैसे को कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा बाद में रियलाइज होगा। ठीक, ये रिटर्न देते हैं लेकिन जो कैपिटल है ना वो लंबे समय के लिए फंस जाता है। रिवर्स देखते हैं, अगर ये ऐसे हुआ तो लॉन्ग टर्म लोन लिया आपने और इन्वेस्ट कर दिया वर्किंग कैपिटल में। अब होता क्या है, लॉन्ग टर्म लोन का ना जो इंटरेस्ट रेट है या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो ज़्यादा होता है। क्यों, इसमें मैच्योरिटी रिस्क होती है। किसी को आप 2 महीने 10 दिन के लिए पैसे दे सकते हैं उधार, कोई 20 साल के लिए मांगे तो आप नहीं दोगे, क्यों, वहां पे मैच्योरिटी रिस्क है। आज आपको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, 20 साल बाद की थोड़ी ना पता है ना। तो जब भी हम लंबे समय के लिए पैसा लेते हैं ना लोन से, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, डिफॉल्ट की रिस्क बढ़ जाती है मैच्योरिटी हाई होने की वजह से। एंड मैच्योरिटी हाई है उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी रिस्क। आज हम किसी की फाइनेंशियल कंडीशन देख सकते हैं, पर लंबे समय के लिए कोई लोन ले रहा है तो लंबे समय बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट होती है हाई, पर वर्किंग कैपिटल में जो रिटर्न होता है ना वो होता है बहुत लो या फिर नेग्लिजिबल, समटाइम तो होता भी नहीं है। वर्किंग कैपिटल जैसे कि मान लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में तो बहुत लो रिटर्न मिलेगा, है ना। और बहुत सारे वर्किंग कैपिटल तो ऐसे भी होते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना, स्टॉक मतलब स्टॉक इन ट्रेड, डेटर में पैसा फंसा है, डेटर को फाइनेंस किया तो इनमें तो रिटर्न भी नहीं आता, है ना, कोई भी रिटर्न नहीं आती अगर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाओ तो। कुछ ही ऐसा वर्किंग कैपिटल का पोर्शन है जो आपको मिनिमम रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म से पैसा लगा दिए तो इसका कॉस्ट तो ज्यादा है, फिर वहां पे हमें नुकसान हो जाएगा। कहाँ से हम पे करेंगे इस पैसे को, कमा रहे हैं 2% के रेट से और पेमेंट करनी है 10% के रेट से, ये प्रॉब्लम है। चलिए, ये जो लॉन्ग टर्म सोर्स से आया हुआ पैसा है ना,
जो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट हो रखा है, जो हमारे मेन लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट हो रखा है, जिसको यूज करके हम अपनी बिजनेस चला रहे हैं, एसेट बनाए हैं, एसेट पैसा जनरेट करेगा भविष्य में, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक। निकालेंगे कैसे इसको? तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल जो एम्प्लॉयड है अपनी बिजनेस में लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट में, वो तीन ही सोर्स से आ सकते हैं, ताकि इक्विटी नेचर का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में बहुत चीज होता है, जैसे बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, डिबेंचर इश्यू करके ले आए, बॉन्ड इश्यू करके ले आए, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। आई जरा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी है तो जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो सारे इक्विटी के होते हैं। साथ ही में लेस करना है क्या? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कोई राइट ऑफ वाले खर्चे होते हैं, अगर रिजर्व इक्विटी का है तो राइट ऑफ वाले खर्चे भी तो रिजर्व से ही होने हैं, इक्विटी के ही पोर्शन से होनी है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे। जैसे कि पीएल का डेबिट बैलेंस हो गया, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, तो ये इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनका ये पैसा है, करेक्ट, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसमें प्रीफरेंस का भी जुड़ जाए, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इसी को मेरे दोस्त नेटवर्थ भी बोला जाता है। या फिर प्रोप्राइटरी फंड। यही है ना शेयर होल्डर, जिन्होंने शेयर में पैसे लगा रहे हैं, शेयर के थ्रू कंपनी में पैसे लगा रखा है, और जो कंपनी में पैसे लगाते हैं ना उनको बोलते हैं प्रोप्राइटर, इसीलिए इनके फंड को बोला जाता है प्रोप्राइटर फंड। इसमें लॉन्ग टर्म डेट जोड़ दोगे, जैसे कि बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड, कोई टर्म लोन है, ईटीसी, तो ये आ जाएगा कैपिटल अवेलेबल। इतना कैपिटल अवेलेबल है अपने पास, है ना। इसमें से एक चीज घटाना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो जरा ध्यान से, इक्विटी का फंड, प्रीफरेंस का फंड और डेट का फंड, तीनों जोड़ के, इक्विटी का, प्रीफरेंस का, डेट का फंड, तीनों जोड़ के जो आता है ना, वही कैपिटल हमारे बिजनेस में लगा होता है। लेकिन कई बार उन पैसों में से कुछ फंड हम इन्वेस्ट कर देते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, वो हमारे बिजनेस में नहीं लगा हुआ है, तो उसको घटाएंगे। तो ये जो है ना, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारे बिजनेस में लगा हुआ कैपिटल है। चलो इन्वेस्टमेंट, अब देखो होता क्या है ना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ आपको। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये, ताकि मैंने क्या बोला, हमारे मेन बिजनेस में लगे हुए पैसे हैं, जैसे कि फिक्स एसेट में लगाना हो, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड से।
ये जो लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे आए हैं, कई बार उसमें से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी हुआ होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में से। एंड इन्वेस्टमेंट जो है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड ना बोल के कैपिटल अवेलेबल लिख दो, ठीक। जो कैपिटल अवेलेबल है अपने पास, ये रहा ये एक तो मेन बिजनेस में लगे होते हैं, या फिर कई बार इन्वेस्टमेंट भी हुए होते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रेड, एक नॉन ट्रेड। और मैं क्या बोल रहा हूं कि ये नॉन ट्रेड नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा, ये मेन बिजनेस में जो पैसा लगा है ये, या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेड से रिलेटेड है, जिसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे इसका मतलब, जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए चाहिए, डन टू ऑपरेट बिजनेस। जैसे कि बिजनेस चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कई बार एसेट हमें रिप्लेस करने के लिए एक फंड बना देते हैं, एसेट रिप्लेसमेंट फंड। वो फंड का पैसा क्या करेंगे, तो थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखो, वो इन्वेस्टमेंट तो क्या है, किसके लिए है, एसेट रिप्लेस करने के लिए। एसेट रिप्लेसमेंट बिजनेस का हिस्सा है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक। जैसे कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ देखो, नन ट्रेड का मतलब ये किया जाता है टू अर्न रेवेन्यू, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाई कर ले इस वजह से। डन टू जेनरेट रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, जो पैसे थे ना, कुछ किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में लगा दिया, वहां से इनकम जनरेट तो होगी, पर ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, नन ट्रेड, हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है कि नहीं। हमारा काम रेवेन्यू, क्या बोलते हैं, शेयर में पैसा लगाना थोड़ी ना है। अगर मैं पार्ले जी बनाता हूँ तो मेरा काम है पार्ले जी बनाना, है ना। उसमें जो पैसे इन्वेस्ट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। थोड़े बहुत पैसे कहीं और लगा दिए, दैट इज नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, ठीक है। चलो, ये दोनों जो है ना, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा कहाँ लगा होता है, हमारे मेन बिजनेस में, यानी कि जितने भी हमारे बिजनेस के फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें, है ना। फैक्ट्री हो गया, फिक्स एसेट हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया ये सारे में। साथ ही में कुछ बिजनेस से रिलेटेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें करना पड़ता है, जरूरी है। उनमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें जो पैसा फंसा है, वो कैपिटल फंसा तो है, पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयड नहीं है। अपने बिजनेस के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो, सेकेंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो लिख लो फटाफट। अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट। इसके अलावा क्या होता है, करेंट लायबिलिटी होता है, तो ये लायबिलिटी साइड। एसेट साइड क्या होगा, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट, ठीक है। चलिए, और इसको बोल रहा हूं मैं कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जितने भी रिजर्व उजर्व है सब चीज, साथ ही में कोई राइट ऑफ करना है खर्चे को, वो कोई डेफर्ड खर्चा जो चले आ रहा है जिसको राइट ऑफ करना है, पीएल का कोई डेबिट बैलेंस है, वो घटाने के बाद जो आएगा वो है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब आओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एक होता है सेल्स, ये हमेशा लेते हैं नेट, यानी कि नेट ऑफ रिटर्न, इसमें से घटेगा
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या आता है, प्रोडक्ट बना के बेचने से रिलेटेड जो खर्चे हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर घटा दोगे, जैसे कि इसमें क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, इसी को ऑफिस एक्सपेंस भी बोल सकता है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो जो आएगा इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर पीबीआईटी। करेक्ट। इसमें से पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटेगा अगर, तो जो आएगा उसको बोलेंगे पीबीटी। ठीक है। इसमें से जब टैक्स घटेगा, इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड घटेगा, तो ये जो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इसमें से इक्विटी डिविडेंड, ये पूरा ही लिख लो चलो कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्रीफरेंस डिविडेंड, ये भी पूरा लिख लो, अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है। इसमें से इक्विटी डिविडेंड जब घटेगा, ये जो आएगा इक्विटी को भी डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। करेक्ट। चलिए, इक्विटी के बाद भी पैसा देने के बाद जो इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो अर्निंग बचती है उसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ देखो, एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ये तो गुड्स बनाने में जो खर्चा लगा, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तो अलग से है, तो ये दोनों को जोड़ दोगे ना, टोटल जो कॉस्ट हो जाएंगे उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है। चलो, इतना समझ में आया क्या? अब आते हैं रेशियो पे। रेशियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 4 टाइप के रेशियो होते हैं। तो फाइनेंशियल, दूसरा एक्टिविटी इसको टर्नओवर भी बोलते हैं रेशियो, फाइनेंशियल को सॉल्वेंसी रेशियो ही बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लास्ट में आएगा मार्केट टेस्ट रेशियो। करेक्ट। इसमें भी दो आते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। बारी बारी पढ़ते हैं, सबसे पहले यही उठाता हूं 1 नंबर, क्या है, फाइनेंशियल रेशियो। ठीक है। फाइनेंशियल रेशियो शो करता है किसी भी फॉर्म की एबिलिटी टू इट्स पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक फॉर्म कितना कैपेबल है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, ये पता चलेगा फाइनेंशियल रेशियो से। ये होते हैं दो, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी,
जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की एबिलिटी बताता है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की एबिलिटी बताता है फर्म का। तो पहले शॉर्ट टर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें सबसे पहला रेशियो जो है वो है करेंट रेशियो, और इसका फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 2:1। ये ना इससे ज़्यादा भी हो तो अच्छा नहीं है, कम भी हो तो अच्छा नहीं है, ठीक। ये हमें बताता है कि हमारी करेंट एसेट से कितना रियलाइज होने वाला है आने वाले समय में, और हमें करेंट ऑब्लिगेशन कितना पे करना है, ठीक। कोई भी ऐसी दिक्कत, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए जहां हम इनकैपेबल हो जाए अपनी करेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, है ना। अगर ऐसा है कि मान लो बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, समय पे पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्रेडिट वर्दीनेस पे फर्क पड़ता है, हमारी इमेज खराब होगी, हमारी छवि खराब होगी। तो हमेशा हमें अपनी करेंट एसेट जो है करेंट लायबिलिटी से ज्यादा रखनी चाहिए, कि करेंट एसेट रियलाइज होंगे, उससे मैं करेंट ऑब्लिगेशन को मीट करूंगा। बहुत ज्यादा भी क्यों नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि करेंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इनकम जनरेट करने के लिए नहीं होते, इनकम जनरेट नहीं करते, या फिर बहुत ही कम इनकम जनरेट करते हैं, मिनिमम रिटर्न, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी तो प्रोवाइड करते हैं पर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए ठीक ठीक होना चाहिए। जहां पे वेयर करेंट एसेट में क्या आएगा, करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, करेंट लायबिलिटी का मतलब है, करेंट एसेट का मतलब है रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ, 12 महीने के भीतर भीतर में जो रियलाइज हो जाए। लायबिलिटी मतलब पेबल विद इन 1 ईयर या 12 मंथ, 1 ईयर ही लिख लो या 12 मंथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कि करेंट एसेट में क्या आएगा, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक या इन्वेंट्री, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांस, ये कुछ एग्जांपल है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चलिए करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग, इसमें लिख लो एक एक्रूड इनकम, यानी कि कमा लिया इनकम मिला नहीं है तो वो भी हमारे रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल इनकम लिख लो। ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, जिसको आप डेटर भी बोलते हो। चलिए सिमिलरली करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है, एक वर्किंग कैपिटल के लिए लिया हुआ लोन है, ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये भी वर्किंग कैपिटल के लिए ही दिया गया फैसिलिटी है, जहां पे आप जो आपको लिमिट प्रोवाइड है उतना लोन आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जब आप विड्रॉ करोगे वर्किंग कैपिटल की लिमिट यूज करोगे तब इंटरेस्ट लगेगा, जब पेमेंट कर दोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एक लिमिट प्रोवाइड करी गई होती है, ठीक। जहां पे उतने लिमिट तक आप खर्चे कर सकते हैं और बैंक उसको एज ए शॉर्ट टर्म लोन ट्रीट करती है।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड जब अनक्लेम्ड रह जाता है ना, कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है, ठीक, कोई इन्वेस्टर क्लेम करने नहीं आया तो उस डिविडेंड को ट्रांसफर कर देते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में। एंड फ्यूचर में जब वो इन्वेस्टर क्लेम करने आता है तो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, ये कुछ एग्जांपल है किसका, आपका करेंट लायबिलिटी का। दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो, या फिर क्विक रेशियो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। कुछ लोग लिक्विड लायबिलिटी से भी डिवाइड करते हैं। देखो, लिक्विड एसेट का मतलब करेंट एसेट, अच्छा इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1, 1:1, ठीक है। लिक्विड एसेट का मतलब करेंट एसेट में से दो चीज घटा दो, एक तो स्टॉक और दूसरा प्रीपेड। देखिए जरा ध्यान से, सर स्टॉक और प्रीपेड को लिक्विड एसेट में क्यों नहीं लिया? भले ये करेंट एसेट के हिस्सा है लेकिन ये लिक्विड नहीं है। क्यों? स्टॉक जब तक बिकेगा नहीं तब तक थोड़ी ना कैश रियलाइज होगा। भले ही आपके पास पड़ा है, स्टॉक बेच के कैश रियलाइज होगा, पर लिक्विडेट करने में मुश्किल है। जब तक स्टॉक बिकेगा नहीं तब तक लिक्विड नहीं होगा। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपने अगर कर दिया, किसी को मान लो एडवांस में सैलरी दे दी, आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंडिचर, वो आके भविष्य में काम कर जाएगा, पैसे थोड़ी ना लौटाएगा, तो इसको भी लिक्विडेट नहीं करा सकते, है ना। तो इसीलिए लिक्विड एसेट में स्टॉक एंड प्रीपेड नहीं लिया जाएगा। दूसरा लिक्विड लायबिलिटी, इसमें लेंगे करेंट लायबिलिटी में से बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट घटा के। बैंक ओडी और कैश क्रेडिट बैंक की एक फैसिलिटी है, वर्किंग कैपिटल लोन है, इस पे ब्याज लगता है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं पीरियड कि आपने नहीं पे किया तो ब्याज ज्यादा लगेगा, लेकिन इसकी ऑब्लिगेशन लिक्विड नहीं है, यानी कि एक फिक्स डेट पे पे करना है ऐसा जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अगर आप नहीं पे करोगे तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए एक उसको लिक्विड लायबिलिटी में नहीं लिया गया। समझ रहे हो? एंड यहाँ पे जरा देखिए, ये करेंट लायबिलिटी होगा। अगर आप बोलोगे कि सर बेहतर क्या है, तो हमेशा प्रूडेंस के लिए ये बेहतर है। आपको एग्जाम में क्या करना है, करेंट लायबिलिटी से डिवाइड करना है। थर्ड देखो, सुपर क्विक रेशियो, या फिर इसी को एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। इसमें आता है जो सबसे सुपर क्विक करेंट एसेट है, जैसे कि कैश, ये तो अपने पास ही है लिक्विडेट। बैंक, बैंक में भले ही बैलेंस है पर है तो ये कभी भी यूज कर सकते हैं, इसको लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है कैश एंड बैंक को। प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी जो जब चाहो तब मार्केट में बेच सकते हो, यानी कि ये भी एकदम लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कोई ऐसी सिक्योरिटी जो इजीली मार्केट में बिक जाए, है ना, उसको बोलेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। चौथा है कैश इंटरवल, या फिर बेसिक डिफेंस रेशियो। ये कहता है
कि अपने पास जो सुपर क्विक करेंट एसेट है ना, जो एकदम रियलाइज फॉर्म में है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड बैंक, अगर उसको यूज करना पड़ गया खर्चे के लिए तो कितने दिन का खर्चा निकल जाएगा? तो कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज पूरा ही लिख लो। चलो, कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय एवरेज कैश एक्सपेंडिचर पर डे। चलिए, एवरेज कैश एक्सपेंस पर डे कैसे निकलेगा? टोटल कैश एक्सपेंस ले लो, डिवाइड कर दो 365 से। याद रखना, कैश एक्सपेंस में अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है वो नहीं, सिर्फ कैश एक्सपेंस लेना है, यानी कि डिप्रिसिएशन या राइट अप का खर्चा वगैरह है वो कैश एक्सपेंस नहीं है। अगर वो घट रखे हैं हटाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कैश एक्सपेंडिचर में अगर वो है, सॉरी जुड़ रखा है तो हटाने पड़ेंगे। सिर्फ कैश में जो खर्चा करना है वो पर डे कितना हो रहा है और डिवाइड करोगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो अपने पास सुपर क्विक करेंट एसेट है उससे अगर हमें अपनी कैश एक्सपेंडिचर को मीट करना पड़ा तो कितने दिन के लिए चलेगा। पांचवा है नेट वर्किंग कैपिटल, या इसी को वर्किंग कैपिटल भी बस बोल सकता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। चलिए, ये तो था पहले टॉपिक का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब आते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में यहां ध्यान दो, ये जो फॉर्म है मान लो ए लिमिटेड, ए लिमिटेड इसका जो कैपिटल इंप्लॉयड है ये तीन ही सोर्स से आ सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर लॉन्ग टर्म डेट। इन दोनों को जोड़ दिया जाए ना तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं इक्विटी। अब क्वेश्चन में बोले इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसका मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड ये इक्विटी शेयर होल्डर को जोड़ के, इसी को शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। तो इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं, टोटल शेयर होल्डर फंड को इक्विटी बोलते हैं, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों जुड़े होते हैं, ठीक। चलिए, तो यानी कि कैपिटल इंप्लॉयड का दो हिस्सा कर सकते हैं, एक इक्विटी, दूसरा डेट, लॉन्ग टर्म डेट, है ना। इक्विटी में दो जुड़े हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड प्रेफरेंस का पैसा, है कि नहीं? अभी यहां बताया, देखो डेट इक्विटी रेशियो में सबसे पहले आएगा इक्विटी रेशियो। ये कैसे निकलेगा? इक्विटी रेशियो बोल रहा है, यानी कि इक्विटी टोटल कैपिटल इंप्लॉयड में कितना है, तो इक्विटी, इसी को शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, इनटू 100% करो फटाफट से, ठीक है। या फिर अगर परसेंटेज में ना लिखना हो, ऐसे रखोगे तो ये रेशियो में आएगा आंसर। चलिए, दूसरा दूसरा जो हिस्सा है कैपिटल इंप्लॉयड का वो डेट है, तो डेट रेशियो बोले एग्जाम में तो बहुत आसान है सर, लॉन्ग टर्म डेट ले लेंगे डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो बोले तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, डेट ऊपर ले लेना है लॉन्ग टर्म डेट और नीचे डिवाइड कर देना है इक्विटी से। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, जिसमें दोनों ही लेना है, प्रीफरेंस का भी और इक्विटी शेयर होल्डर फंड का भी। उसके बाद अगला आता है, ध्यान से देखना है, एक और वर्किंग, ऐसे मेमोराइज करा करो जैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे
क्या होता है, ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड होगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होगा, लॉन्ग टर्म डेट होगा, करेक्ट, करेंट लायबिलिटी होगा, ये टोटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, इधर साइड फिक्स एसेट होगा, करेंट एसेट होगा, एसेट साइड, है ना। ये जो है ये तो प्रोप्राइटरी फंड है, या शेयर होल्डर फंड बोलो, प्रोप्राइटरी फंड, करेक्ट। और ये जो है ये आउटसाइड लायबिलिटी है ना, ये टोटल लायबिलिटी साइड है और ये फंड साइड है, शेयर होल्डर फंड साइड। और ये दोनों मिलके एसेट के बराबर होते हैं, टोटल एसेट के, है ना। तो कितना एसेट इससे फाइनेंस है और कितना एसेट इससे फाइनेंस है, ये कैसे पता चलेगा, इस रेशियो से, प्रोप्राइटरी रेशियो, बताओ, प्रोप्राइटर फंड, इसी को शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, ठीक। और क्या क्या नाम है, नेटवर्थ भी बोलते हैं, और क्या नाम है, इक्विटी भी बोलते हैं, डिवाइड बाय टोटल एसेट। चलिए, टोटल एसेट में फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट दोनों लेंगे, क्या यहाँ पे कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एसेट साइड है वो भी लेंगे, नहीं, क्यों? वो तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में एडजस्ट होता है ना। ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालते टाइम घटाया था कि नहीं, तो जब वो ऑलरेडी ये लायबिलिटी साइड आके एडजस्ट हो जा रहा है, तो यहाँ एसेट साइड लेते टाइम सिर्फ फिक्स और करंट एसेट लेना है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का कोई आइटम होगा वो नहीं लेना है। चलिए, दूसरा, आउटसाइड लायबिलिटी एसेट इज इक्वल टू ये प्लस ये, आउटसाइड लायबिलिटी टू एसेट रेशियो, ये कैसे निकलेगा, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। ठीक है, आगे उसके बाद ये डी था तो ये ई हो जाएगा। उसके बाद आता है एक गियरिंग रेशियो, एफ जी। देखिए जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड में ना तीन चीजें होती हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म डेट। आपको बता दूं, ये जो दोनों है ना इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट कैपिटल। क्यों? देखो, प्रीफरेंस का जो डिविडेंड है ये भी फिक्स होता है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये भी फिक्स होता है, तो यानी कि इनका जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है ना वो फिक्स है। लेकिन जो इक्विटी है उसको डिविडेंड मिलता है, वो फिक्स नहीं होता, वो तो हर एक साल मिलकर बोर्ड डिसाइड करते हैं और मेंबर अप्रूव करते हैं, है ना। तो ये चेंज होता रहता है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। गियरिंग रेशियो का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल कितना परसेंट है ना। रेशियो में लिखोगे तो किस रेशियो में, एक होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये क्या होगा, तो ये होता है फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। बताइए जरा, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड, फिक्स कॉस्ट कैपिटल मतलब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड जितने भी लॉन्ग टर्म डेट होंगे। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल मतलब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जितने भी लॉन्ग टर्म डेट होंगे। अगला आ जाओ, एक होता है फिक्स एसेट रेशियो, यानी कि कितना फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस है, फिक्स एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, चलो करो फटाफट से लिखो। चलिए आगे बढ़े,
अब इसी सीरीज में आगे शुरू होता है कवरेज रेशियो। जो भी ये साइड में मैं बना रहा हूँ ना, इसको बना लेना। इससे क्या होगा, मेमोराइज करने का आपका बढ़ जाएगा कैपेसिटी। ठीक है, आपको याद आएगा कि सर इस ऐसे ऐसे पढ़ाए थे, ऐसे ऐसे आपको याद आएगा। ठीक है, कवरेज रेशियो आपको पता होना चाहिए कि पीबीआईटी है ना, उसमें से इंटरेस्ट घटता है, क्या आता है फिर, पीबीटी। उसमें से टैक्स घटेगा, क्या आएगा फिर, पैट। उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड घटेगा, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। एंड उसमें से घटता है इक्विटी डिविडेंड, तो आता है रिटेन्ड अर्निंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाखों बार सुना हुआ चीज होगा। और सबसे बड़ी बात, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये रहा, सेम ही चीज पढ़ा रखा है। देखिए जरा, इंटरेस्ट की पेमेंट किससे होती है, पीबीआईटी के बाद। यानी कि पीबीआईटी कितना है, इस पे भर पड़ता है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हम कितना कैपेबल है। पीबीआईटी अगर ज्यादा है तो इजीली इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, पीबीआईटी अगर कम है तो इंटरेस्ट की पेमेंट में दिक्कत आएगी। पीबीआईटी अगर जीरो है तो इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये इंटरेस्ट की जो पेमेंट करने के लिए कितना कैपेबल है एक कंपनी, तो ये देखने की जरूरत है कि वो पीबीआईटी कितना कमाता है, क्योंकि पीबीआईटी में से ही तो इंटरेस्ट पेमेंट होती है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे पहले आता है। करेक्ट, ये होगा पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। यानी कि हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है उससे कितना गुना ज्यादा हम कमा रहे हैं, ये बताता है ना। एक लोन देने वाले के लिए ये हायर द बेटर, वो तो सोचेगा भाई आपका जो इंटरेस्ट का ब्याज आप देने वाले हो तो आप उससे बहुत गुना ज्यादा कमा रहे हो, तभी मैं आपको दूं, है कि नहीं। दूसरा आता है प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। ध्यान से सुनना, प्रीफरेंस डिविडेंड की पेमेंट किससे होती है, पैट से। तो प्रीफरेंस डिविडेंड पेमेंट की एबिलिटी चेक करनी हो कि कंपनी प्रीफरेंस डिविडेंड पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कितना कमाई है, तो उसके लिए पैट देखना पड़ेगा। तो ये कवरेज चेक करने के लिए पैट डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, तो इक्विटी डिविडेंड किससे पे होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। एक होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी कि इसमें क्या लेंगे, पीबीआईटी है ना, 1 - T प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। यानी कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो घट रखा है पर नॉन कैश है, जिसके लिए हमें कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन वगैरह, वो जोड़ेंगे, डिवाइड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ध्यान देना जरा। अगर हमने किसी से लोन ले रखा है तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी होता है इंस्टॉलमेंट में, प्रिंसिपल भी होता है। अब देखना हो कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहा हूँ, उसको पे करने के लिए मैं कितना कैपेबल हूँ, तो उसके लिए एक रेशियो आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि डेट को कवर करने के लिए कितना कमाते हैं। तो देखो कहाँ से पे होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स तो गवर्नमेंट ले ही लेगी, तो आफ्टर टैक्स कर दो। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम ऐसे भी खर्चे घट गए जो रियल जो रियल में खर्चे नहीं हुए हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ मनी नहीं गया है, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, तो वो वहां पे जोड़ोगे।
ठीक, और डिवाइड कर दोगे एनुअल इंस्टॉलमेंट से एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। एक लास्ट लिख लो इस टॉपिक में, फिक्स चार्ज कवरेज, ये होता है पीबीआईटी प्लस नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइड बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पेमेंट तो बिफोर टैक्स होती है, और लोन की रीपेमेंट करने के लिए टैक्स वैक्स भरने के बाद जो बचता है उसमें से हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी टैक्स ले ही लेगी और लोन रीपेमेंट का खर्चा आप डाल नहीं सकते एज ए एक्सपेंडिचर, है ना, तो इसके लिए लोन बिफोर टैक्स करना पड़ेगा आपको। ये था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बाद अगला लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर। आगे अब अगले आओ, नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशियो हो गया, दूसरा है एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चलिए इतना आप लोग रिवाइज करना, बचा हुआ मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, जो भी डाउट हो वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, है ना। एंड परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, इतना आसान तरीके से पढ़ाऊंगा रेशियो कि कभी दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक। और साथ ही में 2 क्वेश्चन जो लिवरेज का छोड़ रखा है, अभी वो 2 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो पहले रेशियो करते हैं, उसके बाद लिवरेज का वो क्वेश्चन और सारे रेशियो का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।